हेलो साथियों, कैसे हैं? तो यानी कि में फिर से आप लोगों का एक बार हार्दिक स्वागत है। फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स की हमारी जो वीडियो लेक्चर सीरीज है, इसके अंदर हम लोग सॉलिड स्टेट फिजिक्स यानी कि ठोस अवस्था भौतिकी में चल रहे थे। और ठोस अवस्था भौतिकी में जो है हम लोग ने क्रिस्टल स्ट्रक्चर यानी कि क्रिस्टल संरचना के बारे में जो है वो कम्प्लीटली सब चीज़ें हमने जानकारी ले ली थी उसका, कि कौन कौन सी क्रिस्टल संरचनाएं होंगी, जालक क्या होते हैं, लेटिस टाइप क्या होंगे, ब्रेवे लेटिस कौन सी होगी जो 14 टाइप्स होंगी। देन उसके बाद के अंदर है कि उसमें से जो घनीय वाला है अपना यानी क्यूबिक वाला है, उस क्यूबिक वाले के लिए जो 3 लेटिस होती है वो तीनों हमने देख ली थी, यानी कि सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। देन उसके बाद में हम हेक्सागोनल पे चले गए थे। उसके बाद में हमने मिलर इंडिसेस देख लिए थे, ठीक है। मिलर इंडिसेस के बाद में जो है हमने ब्रेग इक्वेशन और ब्रेग इक्वेशन के साथ साथ जो है कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वगैरह, वो सारी चीज़ें हमारी हो गई थी। और सबसे लास्ट में हमने देखे थे रेसिप्रोकल लेटिस, है ना। तो ये सारा जो था लेटिस से रिलेटेड जो कंसेप्ट था वो सारा हमारा हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है हमारा, वो कंसेप्ट आता है थर्मल प्रॉपर्टी का, ठीक है। अगला जो कंसेप्ट कौन सा रहेगा हमारा, वो रहेगा थर्मल प्रॉपर्टी। किसके लिए? सॉलिड के लिए। देखो नाम ही क्या है इसका, सॉलिड स्टेट ही, तो कंप्लीटली सॉलिड के लिए चल रहा है हमारे पास। कि थर्मल प्रॉपर्टी जो है उसमें गुण धर्म ना, हिंदी में लिखेंगे तो उसमें गुणधर्म। ये जो उसमें गुणधर्म है, ये उसमें गुणधर्म क्या होंगे किसी भी सॉलिड के लिए, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा है स्टार्टिंग में जब हम पढ़ते हैं तो सॉलिड के लिए क्या पढ़ते हैं, तो इसका मतलब उसमें गुणधर्म का मतलब क्या है कि अगर आप उसको उष्मा देते हैं, किसी सॉलिड को, किसी ठोस को उष्मा अगर आप देते हैं, हीट अगर देते हैं, तो उसमें हीट का ट्रांसफर किस तरह से होगा, ठीक है। वो सारी की सारी चीज़ें हैं वो किसमें आएगी, वो आएंगी इस वाले पोर्शन में, ठीक है। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे कि क्योंकि सबसे पहले क्लासिकल मैकेनिक्स हमारे पास ऑलरेडी थी। जो क्लासिकल के नियम है जो मैं आपको पढ़ाया था, क्लासिकल और क्वांटम में क्या डिफरेंस होता है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स जब डेवलप हो गई थी तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग पहले हमने इस सॉलिड के लिए जो है थर्मल जो प्रॉपर्टी होती है, और स्पेशली क्या स्पेसिफिक हीट, क्या स्पेसिफिक जो हीट है उसके बारे में बात कर रहे थे हम लोग, है ना। तो स्पेसिफिक हीट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यानी कि विशिष्ट ऊष्मा जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। उस कंसेप्ट के लिए कैसे कैसे जो है चीज़ें अपने पास होगी। देखिए मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रिजल्ट की बात करूँगा। मैंने पहले कहा डेरिवेशन किसने क्या नियम दिए हैं, ठीक है, और किस नियम को लेके वो आगे चल के और उसने पूरे 2 पेज का डेरिवेशन करके फाइनल जो रिजल्ट बनाया है उसकी मैं यहाँ पे बात करूँगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले कि अगर एक परमाणु और एक विमीय, एक परमाणु और एक विमीय यानी कि मोनो एटॉमिक और 1 डायमेंशन अगर कोई लेटिस है, उसके लिए क्या उसमें गुणधर्म बनेंगे उसकी बात करेंगे। तो पहले लिखिए एक परमाणु एक विमीय जालक, ठीक है। एक परमाणु एक विमीय जालक, इंग्लिश में लिखूंगा तो मोनो एटॉमिक 1 डायमेंशन लेटिस, ठीक है। 1D लिखा, 1D का मतलब 1 डायमेंशन लेटिस। अगर मान लीजिए कोई ऐसी लेटिस है, ऐसी कोई जालक संरचना है जिसके अंदर क्या है, एटम भी एक ही है। एक एटम होने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर हीलियम तो खैर वो नहीं है, अगर मान लीजिए आप बात करते हैं कोई एक लेटिस है, तो उस लेटिस के प्रत्येक जालक में एक, जैसे NaCl है तो वो मोनोएटॉमिक नहीं है, उसमें 2 एटम है ना। तो मोनोएटॉमिक का मतलब क्या है, सिंगल एटम जिसमें होना चाहिए। तो इस तरह का मान लीजिए कोई आपके पास एक जालक है और ये क्या होगी, साथ में हमने कहा है 1 डायमेंशन, सिर्फ और सिर्फ 1 डायमेंशन का मतलब एक लाइन में जो है एटम इस तरह से अरेंज हो रखे हैं, ठीक है। तो लाइन में अरेंज हो रखे हैं, तो इनमें से मान लीजिए ये एटम हमारा nth एटम है, ठीक है। ये क्या है, इसका nth एटम है। अब क्या होगा जब आप, और इसके बीच की डिस्टेंस भी लिख देते हैं कि ये मान लीजिए इस तरह से आपस में इंटरमोलिकुलर फोर्स से कनेक्टेड है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक कि ये A है, ये भी कितनी है, A है। तो ये कौन सा एटम होगा, n+1वां एटम, और ये होगा n-1वां एटम। बाकी आगे चलता रहेगा, है ना। अब क्या करते हैं कि जैसे ही हम क्या करते हैं, इस लेटिस को हीट देंगे तो क्या होगा, हीट देने पे यानी कि उष्मा देने पे ये एटम जो है वो उष्मा लेंगे। उष्मा लेने से क्या करेंगे, इनके पास एनर्जी आ जाएगी। तो काइनेटिक वो कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो वो काइनेटिक एनर्जी जब इसके पास आएगी तो क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। अब क्योंकि क्या है, ठोस है, सॉलिड है, तो सॉलिड है तो इस बॉन्ड को तो नहीं तोड़ सकता, बॉन्ड को तोड़ के आगे जाने से फिर क्या करेगा, ये जो है अपने ही स्थान के ऊपर अपनी जो ये माध्य स्थिति यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन के इर्द गिर्द जो है यानी 2/4 क्या करेगा, मोशन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। कौन सा, वाइब्रेशन। समझ पा रहे इस चीज को। तो वाइब्रेशन करेगा तो क्या होगा,
कि हो सकता है किसी स्थान के ऊपर जब ये कहाँ पहुँच जाए, यहाँ पहुँच जाए, ये यहाँ पहुँच जाए और ये यहाँ पहुँच जाए इस तरह से, ठीक है, कनेक्टेड तो है आपस में। ये n आइटम है ना, ये n+1 आइटम है और ये सॉरी वो n+1 आइटम है, इधर वाला कौन सा n-1 आइटम होगा, ठीक है, समझ पा रहे मेरी बात को, है ना। ये कौन सा है n आइटम, n-1 आइटम और n+1 आइटम, इस तरह से ये आइटम जो है ये वाइब्रेशन करने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस आ रही है इधर से, चलो मैं इसको, ये तो आप इधर देख सकते हो, डिस्टेंस की बात कर लो, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या है रेस्टोरिंग फोर्स, ट्रू और फोर मोशन कब होता है, मतलब कि आप अगर इर्द गिर्द वाला मोशन अगर आप देखते हैं किसी पॉइंट के, तो कब होता है जब आपके पास इस काइनेटिक एनर्जी, इस एनर्जी की वजह से ये दूर जाएगा, लेकिन एक बॉन्ड है जो क्या करेगा वापस इसको अपनी ओर खींचेगा, यानी माध्य स्थिति को लाने की कोशिश करेगा। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो उसकी माध्य स्थिति होना कहाँ चाहिए था, यहाँ पे, ये कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे, ये क्या होना चाहिए, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट x n+1y डिस्प्लेसमेंट, सबका अलग अलग डिस्प्लेसमेंट होगा, ये n डिस्प्लेसमेंट और ये मान लीजिए x n-1 डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। सबका जो मास है वो मास कितना है, हर एक एटम का मास है वो m है। अब इस केस के अंदर हम क्या बनाएंगे, इसमें इक्वेशन बनाएंगे, और इक्वेशन क्या बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी की। इसकी जो फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन बनती है डायरेक्टली आपको याद रखनी है इक्वेशन, ठीक है। और ये इक्वेशन क्या बनती है, ये बनती है 4β/m। ये बीटा क्या है, फोर्स कांस्टेंट, ठीक है, यानी कि जो आपस में बॉन्ड है इस बॉन्ड का कांस्टेंट कितना है, जैसे अपन वो लिखते हैं फोर्स इक्वल टू, क्या लिखते हैं, फोर्स इक्वल टू kx लिखते हैं ना, वो किसमें, रेस्टोरिंग फोर्स जब हमने पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो ये क्या था, फोर्स कांस्टेंट यानी कि बल नियतांक। वैसे यहाँ पे भी ये क्या है, बल नियतांक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये बनेगा फॉर्मूला sin KA/2। ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रहना चाहिए। वन डायमेंशन लेटिस के लिए जो है ओमेगा कैसे आया उस पर मैं नहीं जा रहा, मैंने आपको पहले कहा 1 बेस का डेरिवेशन है, उसके पे मैं नहीं जा रहा, ठीक है। तो ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, अगर मुझे ओमेगा मैक्स निकालना है तो ओमेगा मैक्स क्या हो सकता है भाई, साइन कितना हो जाए, साइन K/1 हो जाए, तो ओमेगा क्या होगा, ये साइन क्या होता है, मैक्स की वैल्यू होती है ना, ठीक है भाई। साइन की वैल्यू क्या है, 0 से लेके 1 तक कुछ भी हो सकती है, तो ओमेगा मैक्स कब होगा, जब ये वाला, तो इसका मतलब ओमेगा मैक्स इज इक्वल टू 4β/m, यानी कि मैक्सिमम जो ओमेगा है वो ये हो सकता है। तो इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा और चेंज करके लिख सकता हूँ, तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा मैक्स साइन KA/2, ठीक है। ये आप थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे, ठीक है। अब जब इसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो ग्राफ कैसा बनेगा वो आप देखिए इसके अंदर, कि ग्राफ किसमें बना रहे हैं, K और ओमेगा में। तो ओमेगा किस में लेंगे, y एक्सिस में, है ना। y एक्सिस में मैंने क्या ले लिया, ओमेगा, और x एक्सिस में ले लिया K, ठीक है। तो K इक्वल टू 0, K इक्वल टू 0 पे देखिए ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, K इक्वल टू 0 के ऊपर अगर मैं ओमेगा की वैल्यू देखूं तो वो क्या आएगी, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, है ना। तो K इक्वल टू 0, तो साइन 0 कितना होगा, 0, तो क्या रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाइए K की जो वैल्यू है वो, अगर K की अगर वैल्यू अपन रखते हैं π/a, अगर K की वैल्यू कितनी है, π/a है, तो ये कितना बन जाएगा, अगर π/a रख देता हूं मैं, है ना, तो साइन π/a इंटू a/2, तो कितना है, साइन 90। तो इसका मतलब अगर ये पॉइंट हमारे पास है और इस पे है π/a, तो π/a पे क्या मिलेगा, ओमेगा मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। और ग्राफ कैसा बनता है, साइन का कर्व लेते हुए। फिर अगला कि अगर 2π/a पर देखो तो 2π/a पे क्या होगा, a से कैंसिल, ठीक है। फिर क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल तो कितना बना, साइन पाई कितना होता है, 0, तो आगे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे 2π/a पे ये मिल जाएगा 0। फिर अगले पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 3π/a, फिर से मैक्सिमम, फिर से मिनिमम, इस तरह से जो है ग्राफ आगे चलता रहेगा, ठीक है। चलो इसी तरह से माइनस में आएंगे तो यहाँ पे -π/a, तो ये ग्राफ π/a में ये इस तरह से बना। अगला -2π/a, तो ग्राफ फिर से 0 पे आ गया। फिर उसके बाद में
आगे चलता रहेगा माइनस में। तो ये जो है ये ग्राफ किसका मिला, ये मिलेगा हमारा फ्रीक्वेंसी पे, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, इस के पे डिपेंड कर रही है। कौन सा, ये के, और ये के क्या है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट। ये के क्या है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट है, ठीक है। चलिए तो कुल मिला के ठीक है, कुल मिला के जो वेव, जो इसके अंदर वेव प्रोपेगेट करी ना, यानी कि जो वेव चलेगी इसके अंदर, जब आप इसके अंदर हीट दोगे तो क्या करेंगे, वाइब्रेशन करेंगे, तो वाइब्रेशन की वजह से क्या होगी, वेव होगी। तो उस वेव की इक्वेशन के अंदर है ना, यानी कि मैं जो एक्स एन लिख रहा हूँ ना, ये एक्स एन क्या होगा मेरे पास, ये एक्स एन होगा एक कोई कॉन्स्टेंट ए, है ना, ए तो मैंने यूज़ किया, सॉरी ए नहीं देता हूँ, दूसरा कॉन्स्टेंट जो बुक्स में है उसी अकॉर्डिंग मेरे कैपिटल ए है। तो क्या होगा, कैपिटल ए आयोटा ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी माइनस के, ठीक है। ये अगर इक्वेशन है किसकी है, वेव की इक्वेशन। तो ये जो के लिख रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, ये के क्या है, ये वाला, और ये क्या होता है, वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट, यानी कि तरंग संचरण नियतांक। तो ओमेगा और के में जो रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, उसमें जो फाइनल, जब इक्वेशन सोल्व करोगे तो फाइनल क्या मिलेगा आपको, ओमेगा ये मिलेगा, ओमेगा के में रिलेशन। बीटा मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जो आपस में जिस बॉन्ड से जुड़े हुए उस बॉन्ड की जो है बॉन्ड फोर्स कांस्टेंट है वो कितना होगा, वो वाली चीज, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको डायरेक्टली पूछेंगे, इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, डायरेक्टली पूछेंगे, इसे इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है। अब यहाँ से ये जो भाग है, ठीक है, माइनस पाई से, सॉरी माइनस पाई अपॉन ए से पाई अपॉन ए, ठीक है, माइनस पाई अपॉन ए से पाई अपॉन ए, ठीक है। उसमें अच्छा, इसमें दो चार चीजें और भी दे रखी है, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। बिलुआ जोन, ठीक है, माइनस जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, इसे बोलते हैं फर्स्ट ब्रिलुआ जोन। फर्स्ट, वैसे इंग्लिश में बोलेंगे ब्रिलियन जोन, और ये है ब्रिलुआ, ब्रिलुआ क्षेत्र, ठीक है, फर्स्ट ब्रिलियन जोन, ठीक है। सेकंड में क्या होगा, ये और ये दोनों मिलकर क्या होंगे, ये होंगे सेकंड ब्रिलियन जोन, ठीक है, ये होगा सेकंड ब्रिलियन जोन, ठीक है। तो अगर पूछते हैं आपको एग्जाम में, है ना, कि फर्स्ट ब्रिलियन जोन के लिए प्रास क्या होगी, है ना, रेंज क्या होगी, तो रेंज क्या होती है फर्स्ट के लिए, फर्स्ट के लिए होती है माइनस पाई अपॉन ए से लेके पाई अपॉन ए तक। सेकंड के लिए क्या होती है, माइनस पाई अपॉन ए से माइनस 2 पाई अपॉन ए, और प्लस पाई अपॉन ए से प्लस 2 पाई अपॉन ए, ठीक है। तो ये कुल मिला के आपके पास इक्वेशन बन जाती है किसके लिए, ये इसमें, है ना। अब आप उसमें कुछ और करेक्शन है वो हम करेंगे यहाँ से। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आपकी जो ये वाइब्रेशन हो रहा है, यानी कि जो वेव है, इस वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है, लो है, तो लो फ्रीक्वेंसी होगी तो उस केस में क्या होगा, और हाई फ्रीक्वेंसी है तो उस केस में क्या इक्वेशन बनेगी, उसकी बात मैं करता हूँ, ठीक है। तो इसमें लिखिए फर्स्ट केस वो होगा लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी जोन, लो फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए 8 लो फ्रीक्वेंसी, 8 लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, न्यून आवृत्ति पर। अब न्यून आवृत्ति पे क्या होगा, तो आप देखेंगे कि साइन के ए अपॉन 2, ये इक्वेशन बन रही थी उसमें, तो साइन के ए अपॉन 2 जो है उस केस के अंदर आवृत्ति जब न्यून है तो इसका मतलब क्या होगा, आवृत्ति न्यून होने का मतलब हुआ कि के टेंडिंग टू क्या होगा, 0 होगा, के टेंडिंग टू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। जब के टेंडिंग टू 0 होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस के अंदर आपके पास ये इक्वल टू होगा इसके, ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल हो जाएगा। अब जब ये इसके इक्वल हो जाएगा तो ओमेगा क्या बनेगा हमारे पास, कि ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ रहा था यहाँ पे 4 बीटा अपॉन एम, और साइन के अपॉन 2 था, साइन के अपॉन 2 था, साइन को क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा के ए अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा के ए अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज और देखते हैं क्या है कि 2 भी देखो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ 4 बार आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ के ए अपॉन बीटा बाई एम,
के ए अपॉन बीटा बाई एम। तो ये मुझे क्या मिलेगी, ये फ्रीक्वेंसी मिलेगी जब क्या होगा, आवृत्ति जो है वो न्यून होगी, यानी कि आवृत्ति जो है लो होगी। इसका मतलब के टेंडिंग टू क्या चलेगा, इनफाइनाइट चलेगा। ठीक है, चलिए अब आप देखिए के टेंडिंग टू 0 है तो लेमडा क्या होगा। अब आप के भी आप जानते हैं, मैं आपको ये सारा लिखा रखा कर के क्या होता है 2 पाई अपॉन लेमडा, ओमेगा क्या होता है 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड यानी कि टी। तो जब के टेंडिंग टू 0 है इसका मतलब ये लेमडा टेंडिंग टू क्या होगा, इनफाइनाइट, यानी कि जो आपका हाई वेवलेंथ होगी। जब आपके पास हाई वेवलेंथ वाला केस है तो आपको क्वेश्चन में दोनों तरह से दिया जा सकता है। के टेंडिंग टू 0 वाले केस के लिए ओमेगा क्या होगा, या फिर कह सकते हैं हाई वेवलेंथ जो होगी उस केस में क्या होगा, यानी कि जो है उच्च तरंग दैर्ध्य, उच्च तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है, आपको आते हुए भी है वो कंफ्यूजन हो सकता है। कंफ्यूजन नहीं लेना है, दोनों चीजें न्यून आवृत्ति हो उच्च तरंग दैर्ध्य। अब ऑब्वियस सी बात है जब आवृत्ति न्यून होगी, यानी कि अब ये भी जानते हैं आप, क्या जानते हैं कि जो न्यू होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, या फिर अपन ये जानते हैं कि न्यू इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन लेमडा। तो जब ये हाई है तो ये लो है। ठीक है, अब ये हाई है तो ये क्या होगा, लो होगा। तो कुल मिला के के टेंडिंग टू 0 वाला केस है ना, सारा एक दूसरे से रिलेटेड है। बस थोड़ा सा आपको फॉर्मूले जो आप यहाँ जो फिजिकल क्वांटिटी पढ़ रहे हो उसके बारे में पता होना आपको जरूरी है, तो आप सारी चीजें आराम से देख पाएंगे। ठीक है, तो ये वाला केस हो गया। अब इसके अंदर जो है अगर मान लीजिए अपन ग्रुप वेलोसिटी निकालते हैं, है ना, और दो वेलोसिटीज होती है, वो भी अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, कला वेग और समूह वेग। तो कला वेग क्या होता है, कला वेग को बोलते हैं फेज वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी वीपी, ये मैंने कब पढ़ाई थी, ऑप्टिक्स का जो वेव वाला चैप्टर है ना उसके अंदर जाके देख लेना, वीडियो में उसमें मिल जाएगा। वीपी जो होता है वो क्या होता है, ओमेगा अपॉन के। क्या होता है, वीपी इक्वल टू ओमेगा अपॉन के। तो अगर मुझे ओमेगा अपॉन के निकालता हूं यहां से तो क्या मिलेगा, आप देखिए, तो वीपी दिस इज ओमेगा अपॉन के। तो जैसे ओमेगा अपॉन के करोगे तो क्या मिल जाएगा, ए रूट में बीटा बाई एम। ठीक है, ए रूट में बीटा बाई एम। तो एक नया फॉर्मूला बन गया फिर से आपके पास। ठीक है, और इसको मैं क्या कह देता हूं, इसको एक नाम दे दिया मैंने वी नोट। ठीक है, क्या दे दिया, वी नोट, जो कि चेंज हो रहा है क्या, ए लेटिस कांस्टेंट जो लेटिस है उसका फिक्स है, बीटा जो फोर्स लग रहा है वो फिक्स है, मास जो एटम लिया है उस एटम का मास फिक्स है। तो इसका मतलब सारी चीजें फिक्स है। इसका मतलब ये क्या हो गया, कांस्टेंट, जिसे मैंने क्या कह दिया, वी नोट कह दिया। अगला देखेंगे ग्रुप वेलोसिटी, है ना, हिंदी में कहेंगे समूह वेग। ग्रुप वेलोसिटी, ठीक है, ग्रुप वेलोसिटी क्या होगा, वीजी, और वो होता है डी ओमेगा अपॉन डी के। तो वीजी इक्वल टू क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन करिए इसका के रेस्पेक्ट में, तो इधर बन जाएगा डी ओमेगा अपॉन डी के, इधर के हट जाएगा और क्या मिलेगा, ए बीटा अपॉन एम। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, फिर से वीजी। तो इस केस के लिए यानी कि फोर लो फ्रीक्वेंसी रीजन, ठीक है, सॉरी रीजन वो वाला है, फॉर लो फ्रीक्वेंसी रीजन ये क्या हो जाएगा, वी पी इज इक्वल टू वी जी। फॉर लो फ्रीक्वेंसी रीजन वी पी इक्वल टू वी जी। ठीक है, ये वाला केस हो गया। आप देखते हैं कि अगर हाई फ्रीक्वेंसी है तो वो क्या हो, और अच्छा जब वीपी इक्वल टू वीजी होता है तो उसको कौन सा अपन बोलते हैं, सिस्टम नॉन डिस्पर्सिव सिस्टम, यानी कि हिंदी में क्या होता है उसका, परिक्षेपण, है ना। तो अपरिक्षेपण जो सिस्टम होगा यानी कि मीडियम होगा उससे बोलेंगे हम लोग। ठीक है, यानी कि इसके अंदर परिक्षेपण नहीं होगा। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एग्जैक्टली वर्ड हो जाएगा नॉन डिसिपेटिव का, डिस्पर्शन रिलेशन का अविक्षेपणी, है ना। तो मैं लिख देता हूं इसको, ये क्या होगा हमारे पास, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। ठीक है, और इसको हिंदी में कहते हैं अपरिक्षेपण माध्यम। ठीक है, अपरिक्षेपण माध्यम यानी कि नॉन डिस्पर्सिव मीडियम ये होगा, जिसमें ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी दोनों क्या है, इक्वल है ना। चलिए
ये हो गया हमारा लो फ्रीक्वेंसी रीजन वाला। जब हाई फ्रीक्वेंसी रीजन में जाएंगे तो क्या होगा उसकी बात हम करते हैं। सेकंड है हाई फ्रीक्वेंसी एट हाई फ्रीक्वेंसी, तो उच्च आवृत्ति पर। उच्च आवृत्ति पर इसका मतलब क्या है? उच्च आवृत्ति का मतलब ये है कि जो आपका के है वो क्या है, अब वो जो है नॉट टेंडिंग टू जीरो नहीं रहा है, ठीक है। उस केस के अंदर क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, जो आप वीपी निकालेंगे वो वीपी क्या बनेगा, सेम फॉर्मूला चलेगा जो था, वीपी हो जाएगा ओमेगा अपॉन के। और अच्छा यहाँ से हमने ओमेगा क्या लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, ये लिखा था 4 बीटा अपॉन एम साइन के अपॉन 2, ठीक है, के अपॉन 2 ये लिखा था। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। क्या मॉडिफाई कर देते हैं कि ओमेगा अपॉन के निकालना है, तो ये हो जाएगा 4 बीटा अपॉन एम साइन के/2 डिवाइडेड बाय 2, नहीं सॉरी डिवाइडेड बाय के से डिवाइड करना है पूरे को, डिवाइडेड बाय के। अब क्या करते हैं, इसको KA/2 बनाता हूं मैं, तो क्या करूंगा, इसको A/2 से गुणा A/2 से क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। जैसे A/2 से गुणा A/2 से डिवाइड करता हूँ, इक्वेशन क्या बनती है देखिए, है ना। तो अच्छा 2 तो बाहर आ जाएगा, इससे कोई समस्या नहीं है। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ मैं, और इसको लिख देता हूँ बीटा अपॉन एम साइन KA/2, है ना, अपॉन के। इस 2 को नीचे ले आओ, तो VP इज इक्वल टू हो जाएगा बीटा अपॉन एम साइन KA/2 डिवाइडेड बाय K/2। अब क्या करते हैं, इसको A से गुणा और A से ही भाग कर देते हैं, A से गुणा और A से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो इक्वेशन ये बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से A यानी कि V0 जो भी थोड़ी देर पहले हमने देखा था वो क्या था, A बीटा बाई एम। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, VP इज इक्वल टू V0, ठीक है, साइन KA/2 अपॉन KA/2, ठीक है, ये लिख सकते हैं ना, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। तो ये क्या हुआ, ये तो हुआ मेरा कला वेग। कला वेग का मतलब फेज वेलोसिटी। अब निकालता हूँ ग्रुप वेलोसिटी। तो ग्रुप वेलोसिटी VG क्या हो जाती है, डी ओमेगा अपॉन डी के। अब क्या करना है, इसका इसी इक्वेशन का डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। इस इक्वेशन का क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, तो आप देखिए आपके पास ऑलरेडी, हाँ ये इक्वेशन है, तो 2 तो बार है ही उसमें, है ना, और ये अंदर चलेगा बीटा अपॉन एम, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कोस A/2, ठीक है। फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, साथ में मल्टीप्लाई में A/2, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, साथ में मल्टीप्लाई में A/2, तो इससे ये कैंसिल आउट, तो क्या बनेगा, A रूट में बीटा अपॉन एम कोस KA/2, ठीक है। फिर आगे देखिए, तो VG इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, V0 के, तो V0 कोस KA/2। तो इस बार जो है आपकी ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी है, इस वाले केस में हाई फ्रीक्वेंसी रेस में जो रेंज में जो है ये इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, डिस्पर्सिव मीडियम। ये क्या होगा, डिस्पर्सिव मीडियम। डिस्पर्सिव मीडियम, ठीक है, जिसे कहेंगे परिक्षेपण माध्यम, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, परिक्षेपण माध्यम, ठीक है। यानी कि एक ही लैटिस जो है वो 2 तरह से बिहेव कर रही है, ठीक है। चलिए, तो कुल मिला के मोनो एटॉमिक लैटिस, 1 डायमेंशन मोनो एटॉमिक लैटिस है, उसके बारे में हमने पढ़ लिया कंप्लीटली, ठीक है। अब है 1 डायमेंशन लेकिन डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यानी कि द्विपरमाणु वो है, ठीक है। इसके लिए हम देखते हैं क्या इक्वेशंस बनती है। ये सारी की सारा जो मैंने अभी आपको करवाया ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखना है, इससे कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे,
ठीक है, कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आएगा। बस न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस पे आएगा, ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी, वो मैं आपको ऑप्टिक्स में पहले से अच्छे से करवा चुका हूँ कंप्लीटली, है ना। तो इसलिए यहाँ से पूछने के कोई चांसेस उसमें बनते नहीं है ना। बाकी वो इंपॉर्टेंट चीज़ वही है ना, वो मैंने आपको वहाँ बहुत सारे करवा रखे हैं, तो कोई आपको समस्या उसमें होनी नहीं चाहिए। आगे जो हमारे पास आएगा वो आएगा ये तो एक विमीय द्विपरमाणु एक विमीय, है ना, द्विपरमाणु। तो यहाँ मोनो की जगह क्या हो जाएगा, डाई एटमिक, सॉरी ये तो है ऑलरेडी, डाई एटमिक वन डायमेंशन लेटिस। ठीक है, वन डायमेंशन लेटिस, इस केस की हम बात यहाँ पे करेंगे। ठीक है, चलिए, तो उस केस में क्या होगा, डाई एटमिक है, इसका मतलब एक एटम, मतलब उसके अंदर दो एटम होंगे। पहला एटम ये हो गया, दूसरा ये हो गया, फिर से ये वाला एटम हो गया, फिर ये एटम हो गया, फिर से ये वाला एटम हो गया। इस तरह से जो है ये आगे चलेंगे। ठीक है, वन डायमेंशन है तो डायटोमिक, इसका मतलब दो एटम होंगे, तो दो एटम हमने यहाँ पे बना दिए। अब क्या होगा कि अगर इसको मैं 2n एटम मानूं, कौन सा मानूं, 2n एटम। ठीक है, तो इसके ये पास वाला ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n + 1 एटम, ये 2n + 2 एटम, इस तरह से चलेगा। ये हो जाएगा 2n - 1 और ये 2n - 2। ये इस तरह से एटम नंबर दे रहे हैं हम लोग, है ना। अगर आपने कोई किसी को 2n मान लिया तो बाकी सब में जो है इस तरह से आगे चलती जाएंगी ये। अब इसके लिए जो ओमेगा की इक्वेशन बनती है, ये बड़ी लंबी सी इक्वेशन है, ये आपको दिमाग में रखनी है ना। लंबी सी इक्वेशन है, इसके अंदर क्या है, ये होता है वही β/1m1 + 1m2। ठीक है, अब एक का मास m1 होगा, मान लीजिए इसका मास कितना है, m1 है, तो इसका कितना होगा, m2 मास होगा। ठीक है, अलग अलग एटम है तो प्लस माइनस, आगे ये लिखने में नहीं आएगा वैसे, ये डायग्राम आप, मैं मिटा रहा हूँ इसको ना, बना लीजिए आप लोग इसको पोज करके। तो इस वाले केस में क्या होगा, प्लस माइनस बीटा, और उसके बाद में इसको रूट की फॉर्म में लिख देता हूँ, ऐसे पूरे को रूट की फॉर्म में लिख देते हैं। तो रूट में बीटा अंदर जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा 1/m1 + 1/m2 माइनस 4 साइन, एक बार कंफर्म, m4 साइन स्क्वायर, 4 साइन स्क्वायर के ए m1 × m2। ठीक है, ये पूरी की पूरी जो इक्वेशन है किसकी बनती है, ओमेगा की, ओमेगा स्क्वायर की जो है वो इक्वेशन बनती है किसके लिए, 2 डायमेंशन वाले केस के लिए। ठीक है, किसके, 2 डायमेंशन वाले केस के लिए जो है ये इक्वेशन पूरी की पूरी बनती है ना। अब इसको आपको दिमाग में रखना है। अब इसके अंदर दो तरह की ब्रांच बनेगी, एक बनेगी ऑप्टिकल ब्रांच और एक बनेगी अकोस्टिक ब्रांच, यानी कि प्रकाशीय और दूसरी को बोलते हैं ध्वनिक, है ना। प्रकाशीय और ध्वनिक शाखा बनेगी, वो किसके लिए बनेगी, तो इफ अगर हम यहाँ से क्या लेते हैं, पॉजिटिव साइन, अगर मान लीजिए यहाँ से पॉजिटिव साइन लोगे, ओमेगा की 2 वैल्यू मिलेगी ना, तो अगर आप पॉजिटिव लेते हो इसको, है ना, जब इसको सोल्व करते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूले से सोल्व करते हैं ना, वो आपको पता है, उसके सोल्व करने में प्लस माइनस साइन आता है बीच के अंदर, तो आप उसको सोल्व करके किताब, अगर किसी को अच्छे से देखना तो किताब से देख सकते हैं, बाकी ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, अगर पॉजिटिव साइन लेते हैं तो उसे बोलते हैं ऑप्टिकल, ऑप्टिकल ब्रांच, प्रकाशिक शाखा। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस ओमेगा की जो फ्रीक्वेंसी की आप वैल्यू जब इसमें निकालते हैं पॉजिटिव लेके, और वो किस में आती है, उस फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू आती है वो ऑप्टिकल ब्रांच, यानी कि ऑप्टिक्स में जो अपन ये पढ़ते हैं, कौन सा, जो अपने 7 कलर है, इनमें से कोई एक जो है इसकी आपको फ्रीक्वेंसी उस रेंज में फ्रीक्वेंसी मिलती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल ब्रांच मिलते हैं। ठीक है, दूसरी जो होती है उसे क्या, दूसरी अगर नेगेटिव साइन अगर आप लेते हैं तब इसको सोल्व करते हैं, तो इसको बोलते हैं अकोस्टिक ब्रांच, ध्वनिक शाखा। ठीक है, जो ध्वनि की फ्रीक्वेंसी यानी कि 20,000 से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक होती है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी आती है जब माइनस साइन लेने पे, वो तो ये वाली फ्रीक्वेंसी आपको मिलती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ध्वनिक शाखा। और ये तो आपको थोड़ा सा दिमाग में हल्का सा एक कंसेप्ट रखना है। इसका अगर डायग्राम देखें तो, अच्छा, ध्वनिक शाखा कैसे होती है, तो उसमें कैसे मोशन करेंगे, और अकोस्टिक वाले में कैसे मोशन करेंगे, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, है ना। ऑप्टिकल वाली जो है, ऑप्टिकल वाली जो है, इसके अंदर अगर आप मोशन देखेंगे तो मोशन कैसा होगा, इस तरह का, ये इधर ऐसे वाले पार्टिकल मान लीजिए,
यानी कि दोनों जो आपके पास एटम है वो अलग अलग उसमें मोशन करेंगे, इसमें ये दूसरे वाले होंगे। समझ पा रहे हैं? मैंने दो बनाए थे ना एटम, तो जो उनमें से M1 वाले हैं वो ऊपर जा रहे हैं तो M2 वाले नीचे जा रहे हैं, जब M2 वाले ऊपर जा रहे हैं तो M1 वाले इस तरह से जो मोशन हो रहा है ये कौन सा है? ये आपका ऑप्टिकल वाला। अकोस्टिक में क्या होगा? अकोस्टिक में दोनों एक साथ मोशन करेंगे, कैसे? एक वेव की तरह। इस तरह से जो मोशन होगा वो किसका है? वो होगा ध्वनिक शाखा यानी कि अकोस्टिक ब्रांच के लिए। ठीक है, चलिए अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी, अब आप देख लीजिए पॉजिटिव साइन लेंगे इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? ज़्यादा, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? कम फ्रीक्वेंसी आएगी। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ कैसा बनता है? ओमेगा और के में। तो ये आप ओमेगा और के में ग्राफ बना लीजिए, ये ओमेगा, ये आपका के। ठीक है, आ रहा ना इसके अंदर, नीचे गया ना? ठीक है, ओमेगा और के में जो है वो इस तरह से आपके ग्राफ बनने वाला है, आप देख लीजिए इसमें। तो ये है आपके पास इधर के, इधर ओमेगा, और के की वैल्यू वही -π/2 -π/a और +π/a तक, बीच में क्या है? 0 अपना है। ठीक है, तो मैं सिर्फ फर्स्ट ब्रिलुएंट जोन है उसी के लिए ये बना रहा हूँ। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? कि आपके पास ये कौन सा है? ये वाला जो पॉइंट है जो मैक्सिमम आ रहा है ये होगा प्लस में π/a, ये जो मैक्सिमम पॉइंट आ रहा है ये माइनस में π/a। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होगा? यहां से ऊपर वाले मुझे मिटाना पड़ेगा एक बार। ये कुछ बैंड गैप रहेगा और बैंड गैप रहने के बाद यहाँ से ये इस तरह से ऊपर मैक्सिमम पे जाएगा और ऐसे ये वापस मिनिमम पे आएगा। ठीक है, तो इसका जो मिनिमम, इसका मैक्सिमम, इसका मिनिमम, इसका मैक्सिमम, ये जो है बीच का, ये क्या होगा? बैंड गैप है ना? ये क्या होगा? बैंड गैप। एनर्जी बैंड गैप कह देते हैं। ठीक है, वर्जित ऊर्जा अंतराल भी कह सकते हैं, फॉरबिडन भी कह सकते हैं। वर्जित ऊर्जा अंतराल, फॉरबिडन एनर्जी गैप है ना? तो लिख देता हूं मैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो जो फॉरबिडन एनर्जी गैप का मतलब क्या है? इस गैप के बीच में, यानी कि इस जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी में कोई मोशन नहीं होगा, वो फ्रीक्वेंसी कभी भी हम अर्जित नहीं करेंगे। ठीक है, ऊपर वाली कौन सी है? ये होगी ऑप्टिकल ब्रांच। नीचे वाली कौन सी है? ये वाली जो बन रही है ये है अकोस्टिक। कौन सी है? अकोस्टिक ब्रांच। ठीक है, ये जो पॉइंट है इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी वो भी लिख लीजिए। ठीक है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, अब मान लीजिए सपोज करिए आप कि आपका M1 ग्रेटर देन है M2 से। क्या है? M1 जो है वो ग्रेटर देन है M2 से। तो ये जो वैल्यू आपको मिलेगी कितनी मिलेगी? 2β/M1√। ये जो वैल्यू होगी ये कितनी मिलेगी? ये मिलेगी 2β/M2। ठीक है, इस केस के लिए। और अगर केस उल्टा होगा तो ये M1 M2 भी क्या हो जाएंगे? उल्टे हो जाएंगे। ठीक है, कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए। अच्छा, ये जो क्योंकि डबल में है ना, तो एक चीज ध्यान रखें, ये -π/2a होगा, क्योंकि दो एटम है ना, तो -π/2a। दूसरा जो एटम आ रहा आगे वो 2a डिस्टेंस पे चल रहा है। मतलब अगर आप इस एटम से, मैंने आपको जो डायग्राम बनाया था ये इस तरह से है ना, तो इस एटम से ये सेम वाला एटम कितनी डिस्टेंस होगा? 2a पे, क्योंकि a तो किसको मान रहे हैं? हम इसको मान रहे हैं, तो कितने 2a पे है, तो यहाँ पे भी ये ना π/2a आएगा। इसमें थोड़ा सा ये करेक्शन आप कर ले। ठीक है, तो कुल मिला के इसके अलावा आपको द्विपरमाणु के अंदर ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस ये दिमाग में रखें। वर्जित ऊर्जा अंतराल यानी कि फॉरबिडन गैप कितना आएगा, ये फॉर्मूला क्या मिलेगा, अकोस्टिक ब्रांच कौन सी होगी, ऑप्टिकल ब्रांच कौन सी होगी, इसके बाहर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। और न्यूमेरिकल आपको कभी इस पर पूछेंगे नहीं, न्यूमेरिकल जो है कभी नहीं पूछेंगे। इससे वन डायमेंशन जो एटॉमिक है उसके अंदर पूछने के चांसेस रहते हैं, है ना, पर अभी तक पूछा गया नहीं है। और उसमें भी क्या पूछेंगे? वही आपके पास सिंपल सा वैसे तो फॉर्मूला ही पूछेंगे ना। आप इस बात का बिल्कुल उसमें रहें कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो फर्स्ट चैप्टर में से मिलर के अलावा कोई न्यूमेरिकल वैसे बनता नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे
थोड़ा सा इसमें आगे वाले जब उसमें चलेंगे, क्या बोलते हैं, आगे वाले चैप्टर में, तो जरूर एक दो न्यूमेरिकल्स बनते हैं जो इफेक्टिव मास वगैरह के वो बनते हैं, तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ना। तो थर्मल प्रॉपर्टी जो होती है वो थर्मल प्रॉपर्टी हमने देख ली है इसके अंदर, इसके अलावा थर्मल प्रॉपर्टी में और कोई चीज़ें ज़्यादा है नहीं, है ना। अब आगे आते हैं कि जो ठोस है उसकी विशिष्ट ऊष्मा कैसे निकालोगे, है ना। तो ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा, ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा। अब विशिष्ट ऊष्मा कैसे निकालते हैं ठोसों की, तो उसकी बात हम कर लेते हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, ठीक है। अब स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, इसके 3 नियम दिए गए थे। स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड फाइंड आउट करने के 3 सिद्धांत दिए गए थे। पहला जो है वो है चिरसम्मत सिद्धांत, यानी कि क्लासिकल मैकेनिकल सिद्धांत, ठीक है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स थ्योरी जो दी थी वो थी ड्यूलॉग और पेटिट ने। किसने दी थी? ड्यूलॉग और पेटिट ने दी थी। और वो क्या थी? फेल थी, है ना। क्योंकि फेल होते होते ही हम क्या बोलते हैं, आगे तक पहुंचते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये इसमें कोई समस्या नहीं है। स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड में सबसे पहले जो इन्होंने दी थी वो किसने दी थी? ड्यूलॉग और पेटिट ने जो है वो नियम दिया था, उसकी बात कर लेते हो ना। तो पहली थ्योरी नंबर 1 वो दिया था ड्यूलॉग एंड पेटिट, ड्यूलॉग एंड पेटिट लॉ, ड्यूलॉग एंड पेटिट लॉ। ये क्या था, किस पे डिपेंड था? क्लासिकल पे ना, क्लासिकल थ्योरी। ये कौन सी थी? क्लासिकल थ्योरी, यानी हिंदी में लिखेंगे तो चिरसम्मत सिद्धांत, ठीक है। ये किस पे था? चिरसम्मत सिद्धांत पे। अब चिरसम्मत सिद्धांत क्या कहता है? चिरसम्मत सिद्धांत में हम कहते हैं कि जब हम किसी सॉलिड को, है ना, जब हम किसी सॉलिड को क्या करते हैं, जब हम किसी सॉलिड को हीट देते हैं तो क्या होगा उसमें? हीट देने के उपरांत जब उसकी जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी? क्योंकि 3 डायमेंशन में है, एटम क्या है? एटम जो है वो 3D में है। तो ऊर्जा समविभाजन का सिद्धांत क्या कहता है? ऊर्जा समविभाजन का सिद्धांत कहता है कि जो U होती है आपकी, यानी कि जो इंटरनल एनर्जी हो जाएगी उसकी, वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी F/2 kT। कितनी हो जाएगी? F/2 kT हो जाएगी। अब F कितना है 3 डायमेंशन के लिए? 3। तो ये किसके लिए बात कर रहा हूं मैं? जो मुक्त पार्टिकल है उसके लिए। तो कितना हो जाएगा? 3/2 kT। वन पार्टिकल सिस्टम है ना, उसकी बात करें, मोनो एटॉमिक के लिए। तो कितना हो जाएगा? U = 3/2 kT हो जाएगा, है ना। अब 3/2 kT जो है उसको मैं किसकी फॉर्म में लिख सकता हूं भाई? एक कौन सी होगी? ये कौन सी है? गतिज ऊर्जा के लिए, है ना। ये है काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली अगर उसी के लिए पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो वो भी कितनी होगी? 3/2 kT। तो टोटल एनर्जी जो होगी मेरी E, वो क्या हो जाएगा? U काइनेटिक प्लस U पोटेंशियल। तो कितनी बनेगी? 3 kT। कितनी बनेगी? 3 kT बन जाएगी। अब नेक्स्ट ये है कि 3 kT, kT और R में क्या रिलेशन है? K और R में क्या रिलेशन है बताइए? अब आ जाइए, ये किसके लिए है? एक परमाणु के लिए। अब अगर मोल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? कुल ऊर्जा, है ना। क्या हो जाएगी? कुल ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 3NB या N, 3N kT। अब N के किसके बराबर होता है? R के। तो क्या बनेगा? E = 3RT। ये फाइनल हमारे पास इक्वेशन बनेगी किसकी? कुल ऊर्जा की। कितना हो जाएगा? 3RT। एक मोल के लिए जो है वो कितना हो जाएगा? 3RT। इसको N0 से भी लिखते हैं ना, तो N0 कर देते हैं, 3RT। तो ये आपको दिमाग में रखना है। ये कहाँ चिरसम्मत चल रहा है। जो अपन ने किसमें पढ़ा है? थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा, उसको हमने लिया है यहाँ पे। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? चिरसम्मत है, वो क्वांटम मैकेनिक्स नहीं है ना। तो कुल मिला के क्या आ जाएगा? 3RT जो है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब स्पेसिफिक हीट क्या होगी? DE/dt। ये होती है, डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3R। तो इसका मतलब है ये जो नियम है ये कहता है कि CV जो है वो क्या है? डज नॉट डिपेंड ऑन
डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ये क्या कहता है? डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ऑलवेज कांस्टेंट है, कितनी है? 3R। लेकिन प्रैक्टिकल क्या कहता है? जब प्रैक्टिकली देखा गया, ठीक है, जब प्रैक्टिकली C और T में ग्राफ बनाते हैं, टेम्परेचर और इसमें क्या बनाते हैं? ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ कैसा आता है? वो ग्राफ आता है कुछ इस तरह का। शुरुआत में तो इस तरह से चलता है, तो इस तरह से चलता है, और फिर जो है 3R पे आके क्या हो जाता है? कांस्टेंट। ये कितना आया? 3R। तो हाई टेम्परेचर पे तो वो 3R है, लेकिन लो टेम्परेचर जो है उस पर क्या होती है? उस पर उसकी वैल्यू चेंज होती है। ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? लो टेम्परेचर पे क्या होती है? वैल्यू चेंज होती है। और किसमें होती है? प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल? T⁻3। ये क्या होता है? T⁻3 के प्रोपोर्शनल चलती है किस पे? लो टेम्परेचर पे। 8 लो टेम्परेचर, ठीक है। और ये जो है ना, CV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना। ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, हर साल, कि ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा न्यून ताप पर, ये किस पे है? न्यून ताप, ठीक है, ठीक है। लो टेम्परेचर पर जो है वो क्या रहती है? ये। और हाई टेम्परेचर पे क्या है? कांस्टेंट। ये क्या है हमारे पास? हाई टेम्परेचर पे क्या रहती है? कांस्टेंट। किसके बराबर? 3R के। और लो टेम्परेचर पे क्या है? ये इसके बराबर। लेकिन ये जो नियम है ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि हर टेम्परेचर पर डिपेंड करती नहीं है। तो इसका मतलब ये जो है नियम, वो इसको समझाने में फेल हो गया। तो नेक्स्ट नियम पे चलते हैं, ठीक है। ये डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज लिख लेना, है ना। ये प्रैक्टिकली है तो इसको लिख लेना। तो हमें एक ऐसा नियम बनाना है जो लो टेम्परेचर पे तो क्या हो? T⁻3 के प्रोपोर्शनल हो, और हाई टेम्परेचर पे क्या हो? कांस्टेंट रहे। ऐसा एक नियम हमें बनाना। तो नेक्स्ट जो नियम दिया था वो किसने दिया था? आइंस्टीन ने, ठीक है। इसी को समझाने के लिए जब ये ड्यूलॉग और पेटिट जो है वो फेल हो गए, तो नेक्स्ट नियम किसने दिया था? आइंस्टाइन ने। तो आइंस्टाइन ने जो नियम दिया था वो हम लिख लेते हैं। आइंस्टाइन मॉडल लिखे नेक्स्ट। अगला जो मॉडल है वो है आइंस्टाइन मॉडल, ठीक है। तो पहले वाले ड्यूलॉग पेटिट में क्या माना था? ड्यूलॉग पेटिट में ये माना गया था कि जो एटम्स हैं, जो किस ठोस में जो एटम है, वो एटम किस तरह से है? वो एक क्या बोलते हैं उसको? आदर्श गैस की तरह है ना। आपस में उनमें कोई इंटरेक्शन ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा आदर्श चीजें मान के गया था, लेकिन वो फेल हो गया। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, फेल क्यों हो गए? क्योंकि हाई टेम्परेचर पे जाओगे तब तो उसमें इतना ज्यादा वाइब्रेशन हो जाएगा कि वो एक दूसरे से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन लो टेम्परेचर पे जो है वहां पे उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो कुल मिला के जो है नेक्स्ट जो अच्छा एक चीज और लिख लेना इसमें, इसको लिखने से पहले एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंटली क्या होता है वो चीज आप लिख लीजिए। ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा ना, ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा का प्रायोगिक मान, है ना। प्रायोगिक मतलब एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड क्या होती है? धातु जो होती है उसके लिए अलग होती है, अधातु के लिए अलग होती है। अधातु के लिए फॉर इंसुलेटर या नॉन मेटेलिक, है ना। और नॉन मेटेलिक के लिए क्या होगा? नॉन मेटेलिक की जो CV आती है वो CV क्या होती है? वो इक्वल होती है अल्फा T3, ठीक है। किसके इक्वल होती है? अल्फा T3 के लिए। और जो धातु है उसके लिए दो आते हैं, ठीक है। जो CV होती है वो क्या होती है? एक तो T के भी होती है, T3 के भी होती है। तो अल्फा T3 प्लस बीटा T, ये जो है ये दोनों आप इंपॉर्टेंट लगा लें, ठीक है। ये दोनों किस पे है? लो टेम्परेचर की बात कर रहा हूं मैं। लो टेम्परेचर के ऊपर, हाई पे तो कांस्टेंट है, हाई पे कोई समस्या नहीं है। मेन किसकी समस्या है? लो टेम्परेचर के ऊपर है, उसकी बात हम कर रहे हैं ना। तो लो टेम्परेचर के ऊपर ये आते हैं। ये अल्फा बीटा क्या है? अल्फा और बीटा जो है वो क्या है? कांस्टेंट है,
ठीक है, अल्फा बीटा क्या है, कांस्टेंट है। सिर्फ डिपेंडेंसी कैसी होती है, वो इस तरह की डिपेंडेंसी होती है। ठीक है, ये आप लिख लेना। उसके बाद फिर हम चलते हैं आइंस्टीन मॉडल पे। ये एक्सपेरिमेंटल है ना। अब एक्सपेरिमेंट जो हो रहा है उस एक्सपेरिमेंट को कौन सा नियम है या कौन सा फॉर्मूला जो उसको सेटिस्फाई करेगा, वो बात हमें करनी है। ठीक है, तो इसमें जो दूसरा मॉडल मैंने अभी लिखाया था वो लिख लीजिए। अब आप आइंस्टाइन मॉडल, इन्होंने क्या अलग माना, इन्होंने ये कहा था कि जो ये एटम है ये क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एटम जो है वो क्या है। पहले वाले मैंने आपको बता दिया, लिख लेना एक लाइन पहले वाले में, ड्यूलोक्वेटिव मैंने लिखना भूल गया था उसको, वहां आप लिख लेना कि ड्यूलोक्वेटिव ने क्या माना था कि जो एटम है वो आदर्श गैस है, आइडियल गैस के एटम की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या माना था, इन्होंने ये माना था, जो अजम्पशन है वो देखना, इन्होंने ये अजम्पशन माना था कि जो एटम है वो क्या है, स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है। क्या है, इंडिपेंडेंट सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपस में उनमें कोई पहले एटम जब वाइब्रेशन कर रहा है तो दूसरे एटम का वाइब्रेशन का इस पर कोई इफेक्ट नहीं है इसके पास वाले का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या माना इन्होंने, फर्स्ट जो कंडीशन थी वो थी कि एटम बिहेव लाइक इंडिपेंडेंट सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, एटम बिहेव लाइक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, मतलब एटम जो है वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करते हैं, पहली चीज तो। ठीक है, इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट होने का मतलब है कि जो है आपस के अंदर इनमें एटम्स में कोई फ्रीक्वेंसी, जब ये वाइब्रेशन कर रहे हैं तो कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, दूसरा कि अब ये जो एटम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है ये फ्रीक्वेंसी कोई सी भी ले सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ एस एच ओ यानी कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या है, ओमेगा टेंडिंग टू ओमेगा इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट। ठीक है, यानी कि 0 से लेकर इनफाइनाइट तक कोई सी फ्रीक्वेंसी पे जो है ये क्या कर सकते हैं, वाइब्रेशन कर सकते हैं। ये दो नियम बड़े इंपॉर्टेंट है जो इन्होंने माने थे। ठीक है, इनके अजम्पशन थे कि अगर ऐसा मान के और मैं अगर थ्योरी डेवलप करता हूं आगे तो क्या होगा। ठीक है, क्या माना है, एटम बिहेव लाइक इंडिपेंडेंट सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, परमाणु स्वतंत्र सरल आवर्ती दोलकों की तरह होते हैं। ठीक है, दूसरे में क्या लिखोगे, पहले लिख लीजिए, वापस बोलो हिंदी में, इंग्लिश में लिखा हुआ है, एटम यानी कि परमाणु स्वतंत्र सरल आवर्ती दोलित्रों की तरह होते हैं। ठीक है, दूसरा यह है आवर्ती प्रास ओमेगा इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट, यानी कि 0 से अनंत। ठीक है, ये लाइन लिख लीजिए, हो गया। बस मैंने शॉर्ट में लिख दिया दो चीजें, बस यही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगर थ्योरेटिकल बनता है तो ये दो में से कोई एक बन जाएगा, आइंस्टाइन के एजम्पशन क्या था। ठीक है, ये दो एजम्पशन है वो इंपॉर्टेंट है, बाकी तो कोई ज्यादा समस्या नहीं है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, दूसरा अच्छा तीसरा इसमें यह है कि इन्होंने जो यूज किया जिस इसका नियम का इसको करने के लिए, वो कौन सा था, प्लांक के नियम का यूज किया। ठीक है, किसका यूज किया, यूज ऑफ प्लांक लो, प्लांक के नियम का यूज किया। प्लांक का नियम क्या था, E इक्वल टू एच न्यू वाला। ठीक है, E इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, इस नियम का इन्होंने यूज करके एनर्जी ये मान के कि अगर मान लीजिए न्यू फ्रीक्वेंसी पे अगर वो एटम वाइब्रेट कर रहा है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, एच न्यू एनर्जी उसकी होगी। ठीक है, इन सब को जब इन्होंने यूज करके और फॉर्मूला बनाया तो जो इसके CV का फॉर्मूला बना, वो CV क्या बना, du ओवर या de ओवर dt, टोटल लिखेंगे तो वो क्या बनेगा, वो फॉर्मूला बनता है, बड़ा लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, लिख लीजिए आप, 3n kb h कट की फॉर्म में है ना, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, एच में है, एच कट में है, हाँ एच कट की फॉर्म में, तो एच कट ओमेगा kbt स्क्वायर एच कट ओमेगा अपॉन kbt और
एक्सपोनेंशियली एच कट ओमेगा टी -1 होल स्क्वायर। ये जो है आइंस्टीन ने फॉर्मूला बनाया किसका? स्पेसिफिक हीट के लिए। ठीक है, स्पेसिफिक हीट के लिए ये फॉर्मूला इन्होंने बनाया। ठीक है, यहाँ पे एक और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हम करेंगे, इसे कहेंगे आइंस्टाइन टेम्परेचर। क्या होगा? आइंस्टाइन टेम्परेचर। ये किसके बराबर होगा? ओमेगा अपॉन केपी के। इसे क्या बोलेंगे? आइंस्टाइन टेम्परेचर। ये दिमाग में रखेंगे, इस पे न्यूमेरिकल आपको दिया जा सकता है। आइंस्टाइन टेम्परेचर थीटा ई। तो थीटा ई की फॉर्म में जैसे ही इसको लिखेंगे इक्वेशन क्या बन जाएगी? सी वी इज इक्वल टू 3 ये थीटा ई अपॉन टी स्क्वायर एक्सपोनेंशियल थीटा ई अपॉन टी माइनस थीटा ई अपॉन टी -1। ठीक है, अब ये नियम भी जो था वो कंप्लीटली यानी एग्जैक्टली जो इक्वेशन बननी चाहिए उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग नहीं बना। ठीक है, हाई टेम्परेचर में तो ये भी क्या हुआ, जब इसको अपन सोल्व करते हैं कंप्लीटली, तो जब हाई टेम्परेचर पे जाते हैं तो हाई टेम्परेचर के ऊपर तो ये हमारे पास CV है वो डायरेक्टली 3R आ जाता है, जो कि आना चाहिए। लेकिन जब लो टेम्परेचर की बात करते हैं, है ना, लो टेम्परेचर की बात करते हैं, तो लो टेम्परेचर के अंदर क्या होता है? ये इक्वेशन बनती है आपके पास CV इक्वल टू 3R थीटा ई अपॉन टी स्क्वायर एक्सपोनेंशियली माइनस थीटा ई अपॉन टी। ये इक्वेशन जो है ये बनती है उस केस में, जबकि अभी भी देख लीजिए क्या आना चाहिए? टी की पावर 3 में आना चाहिए, लेकिन टी की पावर 3 में वो नहीं आ रहा फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी जो है आप लो टेम्परेचर है उसमें क्या हो गया? फेल हो गया। लो टेम्परेचर वाला जो केस है उसमें फेल हो गया। तीसरा जो मॉडल जिन्होंने स्पेसिफिक हीट को समझा पाया था वो था डीबाई मॉडल। ठीक है, तो डीबाई मॉडल है वो इंपॉर्टेंट है, जिसने इसको कंप्लीटली समझा पाए थे, है ना। यहाँ के जो लिख रहा हूँ ना वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, वो आपको दिमाग में रखना है ना। चलिए, अगला जो मॉडल था वो क्या था? डीबाई मॉडल। डीबाई मॉडल, डीबाई मॉडल। डीबाई मॉडल को मॉडल लिखा है तो मॉडल। ठीक है, इन्होंने क्या माना था? तो इन्होंने सिर्फ एक चीज और ऐड कर दी थी। क्या ऐड कर दी थी? आइंस्टीन ने ये कहा था कि एटम जो है वो क्या है? इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो इन्होंने कहा वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो एक दूसरे पे क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। तो डिपेंड करते हैं इसका मतलब क्या होगा? एक जो ऑसिलेटर अगर मान लीजिए फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन कर रहा है, दूसरा उसके पास वाइब्रेशन कर रहा है, और ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी इस पे, इसकी फ्रीक्वेंसी इस पे डिपेंड करती है। उसका मतलब क्या हुआ? वो कपल्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर होंगे। क्या होंगे? कपल्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इन्होंने जो मानी थी वो क्या होगा? कि एटम्स आर नॉट इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, है ना। दीज बिहेव लाइक coupled हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, लिख लो, परमाणु एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते हैं, है ना, एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते हैं। यह है कपल्ड को क्या बोलेंगे? युग्मित। हाँ, यह है युग्मित दोलकों के समान कार्य करते हैं, या युग्मित दोलकों के समान होते हैं। यह युग्मित दोलकों के समान होते हैं। ठीक है, या युग्मित दोलकों के समान कार्य करते हैं। ठीक है, अब दूसरा उन्होंने क्या कहा था आइंस्टीन ने? कि फ्रीक्वेंसी कितनी हो सकती है? 0 से लेकर इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। लेकिन ये क्या कहेंगे? नहीं, 0 से इनफाइनाइट तक नहीं हो सकती। फ्रीक्वेंसी जो है वो एक फिक्स फ्रीक्वेंसी, जैसे अंतक हिंदी में क्या कहेंगे? हाँ, अंतक फ्रीक्वेंसी है ना। अंतक फ्रीक्वेंसी, उससे आगे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती है। ठीक है, इसके अंदर जो है
ठीक है, अंतक फ्रीक्वेंसी नाम है। अंतक फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना। कट ऑफ का मतलब है यहाँ तक जा सकते हो, इसके आगे आप नहीं जा सकते, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी रेंज, द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ऑसिलेटर, है ना, कपल्ड ऑसिलेटर, द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ कपल्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर इज 0 to ओमेगा डी, और ओमेगा डी को क्या बोलूंगा, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हिंदी में क्या कहेंगे, अंतक आवृत्ति, अंतक आवृत्ति। ठीक है, तो लिख लीजिए हिंदी में दूसरा पॉइंट क्या होगा। फर्स्ट पॉइंट तो हुआ अपने पास कि कपल्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर होंगे। दूसरा, अगर कपल्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर है तो आइंस्टीन ने कहा था कि 0 से इनफाइनाइट से कोई फ्रीक्वेंसी हो सकती है, वो नहीं है। कौन सी है, डिपेंड करती है। इसका मतलब ये क्या होगा, 0 से लेके ओमेगा डी तक इसकी वैल्यू होगी। तो आप लिख लीजिए चीज कि इन सेकेंड नंबर, इन युग्मित दोलकों की आवृत्ति 0 से लेके ओमेगा डी यानी अंतक फ्रीक्वेंसी तक होगी ना, ओमेगा डी ब्रैकेट में अंतक फ्रीक्वेंसी तक होगी। ठीक है, ये जो है किसने माना है, आइंस्टीन, डीबाई ने माना था। और उसके बाद में जो है इस मॉडल को लेके या इन नियमों को लेके जब हमने थ्योरी डेवलप की और उसका फॉर्मूला बनाया, तो वो फॉर्मूले ने एकदम एग्जैक्टली जैसा ग्राफ आना चाहिए वैसा ही ग्राफ उसने दिया। ठीक है, जैसा ग्राफ आना चाहिए उस ग्राफ के लगभग सिमिलर सा कंप्लीटली बना। ठीक है, और इसमें जो आपको वैल्यू मिलती है CV की, वो CV की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, वो मिलेगी CV = 9R T/θ d क्यूब 0 to θ 0 एक्सपोनेंशियली x dx/(Ex-1) स्क्वायर। ठीक है, Ex-1 स्क्वायर। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैंने यूज़ किया थीटा डी, उनको मैं लिख देता हूँ क्या होते हैं वो लोग, है ना। तो यहाँ से एक तो मैंने x लिखा है, तो x जो होगा वो होगा मेरे पास h ℏ/kBt, और थीटा डी जो है d बाई टेम्परेचर वो होगा d/kB। ठीक है, ये क्या है, d बाई टेम्परेचर। ये दिमाग में आप रखेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास d बाई टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा, अब इसके लिए अगर हम देखें तो अगर लो टेम्परेचर की बात पहले तो कर लेते हैं किसकी, क्योंकि लो टेम्परेचर पे तो हाई टेम्परेचर पे ना, हाई टेम्परेचर सही है। तो हाई टेम्परेचर पे तो सबने सही बता दिया। तो हाई टेम्परेचर पे ये भी क्या है, CV जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाता है किसके, या बराबर आ गया किसके, 3R के, जो आना ही चाहिए जब आप इसमें यूज़ करते हो। और जब आप लो टेम्परेचर की बात करते हो तो लो टेम्परेचर पे क्या होता है, लो टेम्परेचर पे इक्वेशन बनती है CV = 12/5 और थीटा d⁻3। ठीक है, ये इक्वेशन। और सब में से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, इस फॉर्मूले को भूलना नहीं है एग्जाम में, क्योंकि इससे पहले वाली जो चीज़ें हैं उसमें से बहुत सारी चीज़ें पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट नंबर इसका ही बनता है। ठीक है, और ये फॉर्मूला नेट के अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में भी बहुत काम आता है। और यहाँ पे जो है डायरेक्ट फॉर्मूला है ये आपको दिमाग में रखना है कि लो टेम्परेचर पे आपके पास, क्योंकि यही ऐसा मॉडल है जिसमें T⁻³ के अंदर आपके पास लो टेम्परेचर में फॉर्मूला बन रहा है, बाकी में क्या बनता है, हाई टेम्परेचर पे बनता है। ठीक है, तो सबसे अच्छा, अगर मान लीजिए क्वेश्चन बनाने के तरीके भी अलग अलग हो सकते हैं। अगर आपको पूछा कि क्वेश्चन ये आ गया कि निम्न में से कौन सा नियम ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा के लिए सबसे उपयुक्त है ना,
सॉलिड के लिए और स्पेसिफिक हीट निकालने के लिए, ठीक है। पहला आ गया डुलोग-पेटिट का नियम, दूसरा आ गया आइंस्टीन का नियम, तीसरा आएगा डी-बाई नियम और चौथे में आ गया इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या लिखोगे, डी-बाई जो मॉडल है वो सबसे ज़्यादा सुटेबल मॉडल है किसके लिए, इसकी विशिष्ट ऊष्मा निकालने के लिए, ठीक है। तो कुल मिला के विशिष्ट ऊष्मा से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो आज हमने कंप्लीट कर ली, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे किसमें, ठोसों का जो है ऊर्जा बैंड सिद्धांत, यानी कि बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।